हम जो भोजन के रूप में प्रोटीन ग्रहण करते हैं, जब उसका हमारे शरीर में पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन से निर्माण होता है एमिनो एसिड का। प्रोटीन के अलग अलग एंजाइम पाचन करते हैं और उससे बनता है एमिनो एसिड। हम अलग अलग प्रकार के प्रोटीन खाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स बनते हैं। ये एमिनो एसिड आपस में रिएक्शन करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से बाइंड होता है। यदि ये हमारी बॉडी में 1 सेकंड के लिए रहा तो ये पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ फैल जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। इसीलिए लीवर क्या करता है, लीवर इस अमोनिया को तुरंत कन्वर्ट करता है यूरिया में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। लीवर की कहानी खत्म। अब लीवर से ये जो यूरिया है ये ब्लड के साथ मिलकर रीनल आर्टरी की मदद से पहुंचती है किडनी में। रीनल आर्टरी को किडनी आर्टरी भी कहते हैं, बाकी ऑफिशियल नाम इसका रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से ये पहुंची किडनी में। रीनल आर्टरी एक है और किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो रीनल आर्टरी बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी से ये ब्लड सबसे पहले पहुंचता है वोमन्स कैप्सूल में। वोमन्स कैप्सूल में जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वोमन्स कैप्सूल में होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है किसका, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर। वोमन्स कैप्सूल को ये लगता है कि ये सब हमारे कोई काम का नहीं है, ये इसका एब्जॉर्प्शन करता है और इसको बॉडी से बाहर करना चाहता है। लेकिन यदि इतने सारे सब्सटेंस हमारे ब्लड से बाहर हो गए तो हमारे शरीर में सबकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है और आगे इस नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से में इसका रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण होता है। एक एग्जाम में पूछेगा अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा वोमन्स कैप्सूल। अब इतने सब्सटेंस तो बाहर जा नहीं सकते। अब ये जो मिक्सचर है ये वोमन्स कैप्सूल से आगे बढ़ता है तो इस पहुंचता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल्स। यहाँ पर होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, तो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि उसको ब्लड फिर से लेता है और अपने पूरी बॉडी में इफरेंट आर्टरी दिख रही ना, ये इफरेंट आर्टरी में वो पहुंच जाता है और फिर हमारे शरीर में फिर से पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये तीनों सब्सटेंस जो है ये रीएब्जॉर्ब हो गए। फिर बचा हुआ अब क्या बचा, ये तो एब्जॉर्ब हो गया, ये रीएब्जॉर्ब हो गया, ये रीअब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर ये सब बचे, ये आगे पहुंचे। अब ये पहुंचेंगे हेनले लूप में। हेनले लूप में क्या होता है, हेनले लूप में जो पानी है, वाटर और सॉल्ट में भी पर्टिकुलर सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका यहाँ पर हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन। आप देख सकते हैं हेनले लूप यहाँ पर पतली है और ऊपर मोटी है, तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा फिजिक्स का, P = F/A। यहाँ पर एरिया कम हो गया है, इसलिए प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। जब तो ये जो ब्लड है, ये जो मिक्सचर भी ऊपर चढ़ पाएगा, नहीं तो इतनी प्रक्रिया कैसे करेगा, इतनी प्रोसेस ऊपर कैसे आएगा। तो एरिया कम हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर हो गया और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो मिक्सचर ये आगे पहुंचा और जब मिक्सचर नीचे आता है तो उस समय वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ऊपर जब जाता है तो सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये मिक्सचर आगे पहुंच गया DCT में, डिस्टल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल्स। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो क्या क्या बचा, एक सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, अब क्या बचे, मिनरल्स। तो हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं वो सभी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं DCT में और ये भी फिर पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी में। इतने रीअब्सॉर्प्शन के बाद भी यदि कुछ बच गया तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं यूरिन। यूरिन यूरेटर से बाहर आता है किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और यूरेथ्रा से हम इसे कर देते हैं बॉडी से बाहर। तो इस प्रकार जो ब्लड प्लस यूरिया आया था, इससे यूरिन हमने ब्लड से बाहर कर दिया और जो प्योर ब्लड था, शुद्ध रक्त था, वो वापस रीनल वेन की हेल्प से पहुंच गया हार्ट में। हार्ट से वो आगे की प्रोसेस होगी, वो वापस बॉडी में चला जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैकेनिज्म है नेफ्रॉन। थैंक यू।